नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कक्षा 10 में जो राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसमें कुल 11 अध्याय है। उसमें से 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 11वां और वैसे प्रथम अध्याय हमारा चल रहा है, क्योंकि हमने जो छोटे अध्याय थे पहले करवाए थे। पहला अध्याय बड़ा अध्याय था, उसको सबसे लास्ट में करवाया जा रहा है। इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है और ये दूसरा वीडियो है। कल विद्यार्थियों जैसे आपके कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था, उस पेपर में देखा होगा कर्मचारी चयन बोर्ड ने काफी कुछ सवाल जो हैं राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला से दिए हैं। सवाल भाषात्मक रूप में दिए हैं और सीधी लाइन उठाकर कुछ शब्द उनमें चेंज किए और वहां सवाल बना दिया। तो आप सावधानी से इन अध्यायों का अध्ययन करें ताकि आगे जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें आपको ज़्यादा सहायता मिल सके। और जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मूल जो बुक है वो काम में ली जा रही है, कोई नोट्स या शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ हमने क्रिएशन नहीं किया जानबूझकर, ताकि आप पूरी लाइन को अच्छी तरह से देख सकें। और मैंने ये पूरे चैप्टर पढ़े हैं, उसके बाद इनको हाईलाइट किया है। मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि वहाँ सवाल बन सकता है उसको अच्छी तरह से हाईलाइट किया है। आज इस क्लास में हम बात करेंगे राजपूताने के जो प्रमुख राजवंश हैं उनसे संबंधित जो अध्याय 1 के अंदर है। राजपूताने के प्रमुख राजवंश और ये कौन से अध्याय में है? ये है आपके अध्याय 1 के अंदर। इसमें हम सबसे पहले जो राजवंश पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो है गोहिल राजवंश। कौन सा राजवंश है? गोहिल राजवंश। मैं आपको इस कालांश में उतनी ही बात करवाने का प्रयास करूंगा जितनी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है, उससे ज़्यादा हम बाहर एक बार नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला काम है कि इसमें से जो सवाल बन रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाए। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय है। इसमें पहला है आपके गोहिल वंश और इस वंश के प्रतापी राजा। गोहिल वंश का शासन विद्यार्थियों कहाँ था? मेवाड़ में था। कहाँ पर था? मेवाड़। और मेवाड़ जो प्राचीन मेवाड़ था उसका वर्तमान स्वरूप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद्यमान था उसकी बात करते हैं। प्राचीन मेवाड़ आपके उदयपुर में, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा एक आपके डिस्ट्रिक्ट और आता है भीलवाड़ा। कौन सा आता है? भीलवाड़ा। वैसे अभी उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर, वो भी आपके इसी का पार्ट है। तो मेवाड़ राज्य या मेवाड़ रियासत जो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर का भूभाग था। यहाँ का जो राजवंश है वो गोहिल वंश कहलाता है, क्योंकि इसका संस्थापक जो था वो राजा गोहिल था। संस्थापक कौन था? संस्थापक जो था वो राजा गोहिल, वो संस्थापक था। गोहिल को गोहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोहो भी कहते हैं, और इसको गुहादित्य भी कहा जाता है। तो गोहो या गुहादित्य या गोहिल ने जिस राजवंश की नींव रखी मेवाड़ में, वो राजवंश आपके गोहिल वंश के नाम से जाना गया। अब इस वंश की उत्पत्ति और इसके मूल स्थान की अगर बात करें तो पहला मत आता है आपके अबुल फजल का। किसका आता है? अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार गोहिल वंश के संस्थापक कौन है, इनकी बात करते हैं। अबुल फजल ये कहते हैं कि ईरान के एक शासक थे जिनका नाम था नौशेखा। कौन थे? नौशेखा ईरान के शासक थे।
वहां से ये जो है गुहिल वंश उत्पन्न हुआ है। अबुल फजल के अनुसार किससे उत्पन्न हुआ है? ईरान के जो शासक थे नौशेखा, उनसे जो है इस वंश की उत्पत्ति हुई है। वैसे ये नाम नौशेरवा है, लिखा हुआ नौशेखा है। कर्नल टोड ये कहते हैं, तो पहला ये ध्यान रखना है कि गुहिल ईरान के कौन से राजा के वंशज हैं? नौशेखा के। कर्नल टोड कहते हैं कि वल्लभी के जो राजा है उनके वंशज हैं। वल्लभी में एक राजा हुआ था शीलादित्य, और उसी शीलादित्य की संतान बताया जाता है किसको? आपके गुहिल राजवंश के शासकों को। गौरीशंकर ओझा का मानना है कि 566 में गुहिल ने राज्य की स्थापना की थी। हालांकि नैणसी और गोपीनाथ शर्मा गुहिल वंश को आपके ब्राह्मणों की संतान मानते हैं, कि जो मेवाड़ का गुहिल वंश है वो ब्राह्मणों की संतान है। ये गोपीनाथ शर्मा और नैणसी, मुथा नैणसी जो मारवाड़ के बड़े विद्वान हुए थे, चारण, उनका मत है। जबकि अबुल फजल कहते हैं कि ईरान के नौशेखा की संतान है, और कर्नल टोड कहते हैं वल्लभी महाराष्ट्र के अंदर आता है, और वल्लभी के जो राजा हुए थे शीलादित्य उनके वंशज हैं। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि गुहिल ने 566 ईस्वी में मेवाड़ पर राज्य स्थापित किया था। अब इस वंश में अगला बड़ा शासक आता है बप्पा रावल। 734 से 753 ईस्वी तक इन्होंने जो है इनका शासनकाल है बप्पा रावल का, 734 से 753 तक। एक महाकाव्य है कृष्ण भट्ट तेलंग का राज प्रशस्ति, जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय का राज समुद्र झील के किनारे लगाया गया है। इस राज प्रशस्ति में लिखा है कि बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ के एक शासक थे जिनका नाम था मान मोरी। मान मोरी को हराकर चित्तौड़ 34 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराकर जो है चित्तौड़ के राज्य पर कब्जा किया। नागदा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर के पास एक स्थान है कैलाशपुरी, वहां बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, जो शैव संप्रदाय की एक उपशाखा है लकुलिस, उसका मंदिर है ये। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता हैं, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बापा का जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था, यानी बप्पा रावल एक प्रकार की उपाधि है, और इसका मूल नाम जो है, मूल नाम विद्यार्थियों आपके कालभोज था। कौन सा था? कालभोज। अब एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता हैं। मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान लिखते हैं। वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी कवि श्यामलदास ने। उन्होंने कहा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, अपितु ये खिताब का नाम है, और ऐसी मान्यता है कि बप्पा ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी के यहाँ पर सेवा की थी। आक्रांताओं का, विद्रोहियों का मुकाबला जो है इन्होंने स्वीकार किया और तुर्क आक्रांताओं को हराया। सीवी वैद्य भारत के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, उन्होंने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, जो फ्रांस के एक सेनापति थे, कि बप्पा इतना सूरवीर था जितना फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टेल थे, और इसने मुसलमानों को बुरी तरह से हराया था। किसने? बप्पा रावल ने। अगली बात देखें तो अगले शासक आते हैं विद्यार्थियों जेत्र सिंह, जिनका शासनकाल आता है 1213 से 63। जेत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ को छीनकर उससे अपनी राजधानी बनाया। नागदा को राजधानी बप्पा रावल ने बनाया, जबकि चित्तौड़ को राजधानी किसने बनवाया? जेत्र सिंह ने बनाया था, और ये राजधानी इन्होंने परमारों से छीनी थी। 1227 में एक युद्ध होता है, भूताला का युद्ध, और ये दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ में होता है, जिसमें दिल्ली के जो गुलाम वंश के सुल्तान है इल्तुतमिश,
जिन्हें अल्तमस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्तमस। इन दोनों के बीच में हुआ, जिसमें इल्तुतमिश उर्फ अल्तमस युद्ध हार गए और जेतर सिंह युद्ध जीत गए। लेकिन युद्ध जीतने के बावजूद भी इनकी राजधानी जो नागदा थी वो विद्यार्थियों नष्ट हो गई। तब जेतर सिंह ने आपकी नई राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़ को बनाया था। किसको बनाया था? चित्तौड़। तो चित्तौड़ को कौन से युद्ध के बाद में राजधानी बनाया गया? भूताला युद्ध के बाद में। अब भूताला युद्ध की घटना का उल्लेख जय सिंह सूरी, जो आपके गुजरात के विद्वान थे, और कौन से विद्वान है? जैन विद्वान। प्राकृत भाषा में हमीर मद मर्दन ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ में भूताला के युद्ध का वर्णन है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा की है और कहा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ का सबसे प्रतापी और बलवान राजा अगर कोई हुआ है तो वो जेतर सिंह है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। यानी जेतर सिंह के विरोधी भी जेतर सिंह की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। अब चलिए अगले शासक हैं रावल रतन सिंह, जो गोहिल वंश के अंतिम शासक हैं। 1302 से लगाकर 3 तक इनका शासन काल है, यानी 1 वर्ष का। और 1303 में इन पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो हैं आक्रमण करते हैं, जिसका कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता, इन 2 बातों को ध्यान में रखकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण का उल्लेख 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत। उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को बताया है और दशरथ शर्मा भी इस मत को क्या देते हैं? मान्यता देते हैं। तो 1303 में रतन सिंह के समय चित्तौड़ का क्या हुआ था? पहला साका हुआ। रानी पद्मिनी ने जौहर किया और यहां रतन सिंह के साथ में सपोर्ट में कौन है? गोरा और बादल। कौन है? गोरा और बादल, जो काका और भतीजा थे, यानी एक पद्मिनी के चाचा जी और एक पद्मिनी के भाई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लीड कर रहा था इनका जो छोटा भाई था उल्लुग खान। कौन कर रहा था? उल्लुग खान। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में क्या किया? जौहर का अनुष्ठान किया। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी खजाइन उल फुतू और इस आक्रमण का वर्णन किया है। अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक में चित्तौड़ के प्रथम साके का वर्णन है? तो वो है आपके खजाइन उल फुतूह। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद में नाम क्या रखा? खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद हम बात करते हैं राणा हमीर की। 1326 से 64 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। किसने? राणा हमीर ने। राणा हमीर मूल रूप से सिसोदा गांव के निवासी थे। हमीर ने 1326 में, उस समय दिल्ली पर शासन हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका हुआ करता था? मोहम्मद बिन तुगलक का। यानी दिल्ली पर जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उस समय राणा हमीर ने चित्तौड़ को पुनः हासिल किया। सिसोदा गांव का जागीरदार होने के कारण राणा हमीर अपना सरनेम क्या लगाता था? सिसोदिया लगाता था। यानी जो संकट में घिरे हुए मेवाड़ को इसने वापस जो है प्राप्त किया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह थे जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए अपने पूरे परिवार से शहीद हुए। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन, इन 2 नामों से विभूषित किया गया है। मेवाड़ का उद्धारक कौन है? राणा हमीर। और विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन जाना जाता है? राणा हमीर जाना जाता है। कोंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको ये उपाधियां दी गई है। हमीर ने एक युद्ध लड़ा, सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा के पास में,
और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को इसने परास्त किया था। हालांकि मैं इसकी बात कर चुका हूं, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में हमीर की जंग होती है। फिर आते हैं लक्की मेन महाराणा लाखा 1382 से 1421। शासनकाल जहां तक है याद करने की आवश्यकता नहीं है। राणा लाखा लकीमेन इसलिए है क्योंकि इनके शासनकाल में मेवाड़ में चांदी की खान मिली और वृद्धावस्था में इनकी हंसाबाई के साथ में क्या होती है, शादी। मारवाड़ के एक राजकुमार था जिसका नाम था रणमल, और रणमल मारवाड़ से निष्कासित राजकुमार था, उसकी बहन का नाम था हंसाबाई। और हंसाबाई का विवाह जो है लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ में होना तय हुआ था, मगर परिस्थितियां ऐसी हो गई कि लाखा के साथ विवाह करना पड़ा। विवाह तय किसके साथ हुआ था, चूड़ा के साथ में, जो लाखा के पुत्र थे। लेकिन फिर शादी किससे करनी पड़ी, राणा लाखा से। अब इस विवाह के अंदर एक शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। हंसाबाई और राणा लाखा के विवाह की शर्त ये रखी गई क्योंकि रणमल ने कहा कि मेरी बहन जो है वो उम्र में काफी छोटी है। ऐसी स्थिति में अगर ये शादी होती है तो इसी की संतान जो है मेवाड़ की क्या होगी, उत्तराधिकारी होगी। तो मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई की संतान को माना गया। और लाखा का जो सबसे योग्य पुत्र था चूड़ा, जिसका राज्याभिषेक अनिवार्य था मेवाड़ के लिए, उसको राज्याभिषेक से क्या होना पड़ा, वंचित होना पड़ा। इसीलिए चूड़ा को मेवाड़ के इतिहास का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ के इतिहास का भीष्म पितामह कौन है, राणा चूड़ा है। एक मारवाड़ के अंदर भी शासक हुए, उनका नाम राव चूड़ा है, ध्यान रखना, राणा चूड़ा अलग है। लाखा के समय ही आपके जावर माइंस की खोज हुई थी जिसमें चांदी, शीशा और जो है जस्ते का उत्पादन होता है, बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। और लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कहां पर, उदयपुर में। उदयपुर में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया और उस बंजारे का नाम भी क्या बताया जाता है, पिच्छू बताया जाता है। ये कहा जाता है कि बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा आते मोकल 1421 से 33 तक इनका शासनकाल है। महाराणा मोकल का शासनकाल कितना है, 1421 से 33 तक है। महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था मोकल। वास्तव में यहाँ लाखा के बाद में शासक कौन बनना चाहिए था, राणा चूड़ा। लेकिन राणा चूड़ा ने कसम दी थी कि मैं जो है राज सिंहासन त्याग दूंगा और हंसाबाई की संतानी शासक बनेगी। अब जब मोकल आयु में छोटे थे तो चूड़ा उसके संरक्षक चूड़ा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती, शक करती है, तो चूड़ा ने मेवाड़ को छोड़ दिया और चूड़ा कहां चले गए, मांडू चले गए। 1433 में मोकल की झीलवाड़ा के घेरे में चाचा और मेरा ने एका और मेहपा के माध्यम से क्या कर दी, हत्या कर दी। एका और मेहपा पवार के माध्यम से हत्या कर दी। अब मोकल के पुत्र वे थे मेवाड़ के महाराणा कुंभा। 1433 से 68 जो है महाराणा कुंभा का शासनकाल है। जैसे ही कुंभा के पिता मोकल की हत्या हुई, कुंभा के सामने बड़ा चैलेंज आ गया। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त करके मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित करना जरूरी था। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। क्योंकि मोकल की हत्या होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये माना जाता है कि मेवाड़ में जो मारवाड़ के राठौड़ी सामंत थे उनका बोलबाला ज्यादा था और मेवाड़ के जो वास्तविक उमराव थे उन्हें अधिकारों से वंचित किया गया। ये भी एक मोकल की हत्या का मेजर कारण है। तो कुंभा ने जो राठौड़ी सरदार थे उनका प्रभुत्व घटाया और मेवाड़ी सरदारों का प्रभुत्व बढ़ाया। चित्तौड़ और कुंभलगढ़ जैसे स्थानों को अपनी शक्ति का केंद्र चुना। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ।
मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से चाचा और मेरा को तो कुंभा ने स्टार्टिंग में मार दिया, लेकिन एका और मेहपा किसके पास में थे? मांडू या मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी प्रथम, उनके पास में थे। तो महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के बीच में जो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 का, उस युद्ध का कारण है कि कुंभा के जो पिता मोकल थे उनके हत्यारे एका और मेहपा को आपके महमूद खिलजी द्वारा शरण देना। विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर अब कुंभा का अगला संघर्ष होता है गुजरात के साथ में। गुजरात के साथ कुंभा के संघर्ष का कारण है नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष। कुंभा के समय जब नागौर का शासक मरा तो उसके दो बेटे थे मुस्लिम शासक के, और उन दोनों के अंदर राज सिंहासन को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो एक का सपोर्ट कुंभा ने किया तो दूसरा का सपोर्ट किसने किया? आपके गुजरात ने किया। तो गुजरात और मेवाड़ के बीच युद्ध का कारण जो है वो नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष, जिसमें गुजरात की पराजय हुई, यानी मालवा से भी कुंभा जीत गया और गुजरात से भी कुंभा जीत गया। 1433 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। 1453 में कुंभा ने चूड़ा को मंडोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि करके अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी थी जोधा की पुत्री श्रृंगारी देवी, उसके साथ में विवाह कर लिया। हालांकि ये जो तिथि है यहाँ पर ये गलत है, ये 1438 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1438, क्योंकि 1453 में तो ये आवल बावल की संधि होती है और मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में समझौता हो जाता है। मारवाड़ के जो शासक है राव जोधा, वो हड़भुजी की सहायता से पुणे 1453 में मंडोर जीतते हैं। हड़भुजी उनको कटार भेंट करते हैं और जोधा अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह किससे करते हैं? रायमल से करते हैं। और आगे चलकर यही श्रृंगारी देवी आपके चित्तौड़ में एक बावड़ी बनवाएगी जिसका नाम क्या है? गोसुंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाएगी? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्या होता है। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन खां, इन दोनों के बीच में संधि होती है, क्योंकि दोनों ने जब सिंगल अटैक किया मेवाड़ पर, कुंभा ने दोनों को बुरी तरह से हराया। तो अब इन्होंने गठबंधन तैयार किया, मालवा का महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का कुतुबुद्दीन खां, और ये दोनों एक स्थान पर मिले जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। ये घटना 1456 की है। कब की? 1456 की। दोनों शासकों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसको हराने का और राज्य बांट लेने के सपने देखने लगे। 1457-58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा ने कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा कर दिया। इस कारण इनको कोई सफलता नहीं मिली। आए तो दोनों मिलकर कुंभा को हराने के लिए थे, लेकिन कुंभा इतने गजब के कूटनीतिज्ञ थे कि इन दोनों को ही आपस में लड़ा दिया और फिर इनको हरा दिया। इस प्रकार इनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वीर विनोद ग्रंथ के अंदर श्यामल दास ने लिखा है कि कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही के अंदर है आपके कौन सा दुर्ग? बसंतगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बसंतगढ़। इसके अलावा अचलगढ़, ये भी सिरोही में है। और कौन सा है? कुंभलगढ़, जो कुंभा की सैनिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है और मंडन इसका शिल्पी था। श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कौन से ग्रंथ में? वीर विनोद में। ग्रंथ कौन सा है? वीर विनोद ग्रंथ। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण प्रसिद्ध रहा है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? शिल्पी था मंडन। शिल्पी कौन था? मंडन। वहां लास्ट में लिखा हुआ यहां पर शिल्पी मंडन।
कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर मंदिर भी बनवाए, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के लिए क्या थे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध थे। अब कुंभा की अगली उपलब्धि हम देखते हैं क्या है। कुंभा एक विद्वान भी था और विद्या अनुरागी शासक भी था। कुंभा को वैसे वीणा बजाना आती थी। कान्हा व्यास कुंभा का दरबारी विद्वान था, वेतनिक विद्वान, और इसने एक ग्रंथ लिखा था एकलिंग महात्म्य। कुंभा जो है वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा है संगीत राज, जिसमें 5 कोश है। कितने कोश हैं? 5 कोश हैं। और दूसरा संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये संगीत पर लिखे गए ग्रंथ है। कौन कौन से? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है और सूड प्रबंध है। इसके अलावा कुंभा ने चंडी शतक की भी व्याख्या की थी। गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर भी टीका लिखी थी। गीत गोविंद पर कौन सी लिखी थी? रसिक प्रिया। गीत गोविंद पर कुंभा ने कौन सी टीका लिखी थी? रसिक प्रिया टीका की रचना की थी। किस पर? गीत गोविंद पर। इसके समय कवि अत्रि और उसका पुत्र था महेश, इन दोनों ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपकी 9वीं मंजिल पर लगी हुई है। कौन सी मंजिल पर लगी हुई है? 9वीं मंजिल पर। कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई है इस प्रशस्ति के अंदर, जैसे महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ये संगीत के क्षेत्र में दी गई है। और एक हिंदू सुल्तान आदि उपाधियां दी गई। तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे मजबूत राजा था कौन? कुंभा। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था। उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से, यानी थोड़े से पागल टाइप के ये हो गए थे, उन्माद रोग से ग्रसित हो गए। और इनके पुत्र उदा ने 1468 में इनकी क्या कर दी थी? कुंभा की हत्या की थी विद्यार्थियों। 1468 में इनकी क्या की? हत्या की। और किसने की थी? पुत्र उदा ने की थी। चलिए अगले महान शासक है महाराणा सांगा, जिन्हें हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। 1509 से 28 तक इनका शासन काल है। मेवाड़ के महाराणा सांगा बड़े बलवान राजा वे थे, हिंदूपत के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। 1509 से 28 तक राज किया। ये इनके 3 भाई थे, एक का नाम पृथ्वीराज था, एक का नाम जयमल था, एक का नाम राज सिंह था। और चारों ही अपने पिता का उत्तराधिकारी अपने आप को मानते थे। यानी सांगा भी अपने आप को राजा मानते थे, पृथ्वीराज भी मानता था, जयमल भी मानता था, और राज सिंह ने तो बाद में संन्यास धारण कर लिया। इस कारण इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। और इसी संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? सांगा की हुई। और सांगा को इतिहास में क्या कहा जाता है? हिंदूपत कहा जाता है। जो बड़े भाई ये पृथ्वीराज, उनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में उनकी छतरी बनी हुई है। और इसी पृथ्वीराज सिसोदिया ने आपके अजमेर का जो अजमेरुगढ़ है उसका नाम बदल कर क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग रखा था। सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना और इस समय मालवा का सुल्तान नासिरुद्दीन राज कर रहा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु होगी। सुल्तान की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी सेकंड मालवा का शासक बन गया। तो अब सांगा की लड़ाई मालवा के किस शासक से शुरू होगी? महमूद खिलजी सेकंड से। एक महमूद खिलजी प्रथम हुआ था, वो कुंभा के समकालीन है। महमूद खिलजी द्वितीय सांगा के समकालीन है। और इनके बीच में जो युद्ध होगा वो गढ़ गागरोन का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? गढ़ गागरोन का युद्ध होगा। इस सफलता में यानी महमूद खिलजी द्वितीय जो शासक बना था मालवा का, उसमें मेदिनी राय जो हिंदू एक सेनापति था, एक सरदार था, उसका बड़ा योगदान था।
अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया था। कौन? मेदिनी राय। मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय की इस स्थिति को हटाया। यानी जो गुजरात के मुस्लिम शासक थे उनकी सहायता से मालवा के जो अन्य सामंत थे उन्होंने मेदिनी राय के वर्चस्व को क्या करने का प्रयास किया? समाप्त करने का प्रयास किया। अब मेदिनी राय को जब मारने का प्लान बनाया तो वो किसकी शरण में आ गए? सांगा की शरण में आ गए, जिन्होंने मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ, जिसके कारण मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ। तो मालवा और मेवाड़ के युद्ध का कारण क्या है? मेदिनी राय है। कौन है? मेदिनी राय। मालवा और मेवाड़ के बीच सांगा के समय युद्ध होने का कारण क्या है? मेदिनी राय है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया था। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास और मालवा सहयोग ऐसे मसले थे जिसको लेकर सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर खां के बीच में संघर्ष हो गया। अब सांगा और मालवा के बीच संघर्ष का कारण तो मेदिनी राय था, लेकिन सांगा और गुजरात के बीच संघर्ष का मूल कारण जो है वो है विद्यार्थियों, पहला ईडर है। पहला कौन सा है? ईडर है। और दूसरा मूल कारण कौन सा है? नागौर है। और तीसरा है मालवा। लेकिन ईडर का ध्यान रखना। अब सांगा और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के बीच में लड़ाई होगी। अंतिम रूप से सफलता किसी को नहीं मिली, न तो सांगा को अंतिम सफलता प्राप्त हुई और न ही गुजरात के मुजफ्फर शाह को। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली का युद्ध लड़ा था। खातौली वर्तमान में कहाँ है? कोटा के अंदर। बूंदी रियासत का पार्ट था, वर्तमान में कोटा जिले में। और ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ में लड़ा गया। युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पराजित हुए। राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर, ये आपके 18 में हुआ था। खातौली का कब हुआ था? 17 में। और बाड़ी धौलपुर का युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ में जो दिल्ली के सुल्तान थे सांगा का 1518 में हुआ। इब्राहिम लोधी की सेना को परास्त कर दिया। यानी इब्राहिम लोधी की सेना को सांगा ने 2 बार परास्त किया है, 2 बार हराया है। एक बार आपके हराया था कौन से युद्ध के अंदर? खातौली के युद्ध में। और दूसरी बार कब हराया था? बाड़ी के युद्ध में हराया था। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। अब संयोग देखिए, इसी समय 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में लोधी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। यानी अब लोधी का स्थान किसने ग्रहण कर लिया है? बाबर ने। तो जाहिर है कि बाबर और सांगा के बीच में टकराव होगा। बाबर ने आगरा पर अधिकार करने के बाद में सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया, यानी आक्रमण का प्लान बनाया। किसी ने पूछा बाबर से कि भाई आप सांगा पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? तो कहा जी उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया? तो बाबर क्या कहता? बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी तुजुक के बाबरी, तुर्की भाषा के अंदर। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। बाबरी। और कौन सी लैंग्वेज में? तुर्की में। कौन सी में? तुर्की में। तो बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती। ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य या कोई भी एविडेंस नहीं है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि सांगा ने इस प्रकार का लेटर बाबर को लिखा था। ये तो केवल एक बहाना था। क्योंकि दोनों शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे तो दोनों के बीच में युद्ध होना निश्चित था। पहले इनके बीच में बयाना में युद्ध होता है 16 फरवरी 1727 को। बयाना युद्ध में सांगा की सेना बाबर को हराती है, लेकिन फिर 17 मार्च आपके 1527 में खानवा में युद्ध होगा और खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ। इससे पहले बयाना युद्ध फरवरी 1527 में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। यानी बयाना युद्ध जो है, बयाना विजय सांगा के जीवन की अंतिम विजय जिसमें उसने बाबर को हराया था।
फिर 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। तोप खाने और तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण, तुलुगमा युद्ध पद्धति भारत में कौन लेकर आया? बाबर, जिसमें तोपें और बंदूक के काम में ली जाती हैं। बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुए और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। इलाज कहाँ हुआ था? राणा सांगा का इलाज हुआ था बसवा दौसा में। कहाँ करवाया गया था? बसवा दौसा में, जहां सांगा का आज भी स्मारक बना हुआ। सांगा ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया। सांगा ने कहा कि जब तक बाबर को नहीं हराऊंगा मैं चित्तौड़ लौटकर नहीं जाऊंगा। तो सांगा वापस रणथंभौर आए थे। तब उसके सामंत जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने सांगा को विष दे दिया और 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा के अंदर सांगा की मृत्यु हो गई। हालांकि इस किताब में ये लिखा हुआ है कि आपके 30 जनवरी 1528 में बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु होती है। हालांकि ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सांगा की मृत्यु जो होती है वो आपके एमपी और यूपी का जो एरिया है वहां पर होती है। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल बनाया गया। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह जो सांगा का बड़ा बेटा था, 1528 से 31 तक, और उसके बाद में राणा विक्रमादित्य, जिसकी हत्या कौन करेगा? बनवीर, ये शासक बनेंगे। अब अगला जो शासक है महत्वपूर्ण, वो है आपके महाराणा उदय सिंह। कौन है? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह की बात करें विद्यार्थियों, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 72 तक के विक्रमादित्य के छोटे भाई थे, सांगा के बेटे थे। इन पर भी बनवीर ने अटैक किया था, लेकिन पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचा लिया और बनवीर से बचाकर कहां ले गई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग के रक्षक कौन थे उस समय? आशा देवपुरा उनके पास में रखा। मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। मालदेव कौन? मारवाड़ के राजा, जिन्हें 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला राजा और रूठी रानी का पति कहा जाता है। मारवाड़ में सबसे अधिक दुर्गों का निर्माण भी मालदेव ने करवाया था और मारवाड़ के अंदर साहित्य सर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मालदेव की है। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया और फिर इसको अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। उदय सागर झील भी बनाई और मोती मगरी पर सुंदर महलों का निर्माण करवाया। और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उदय सिंह को तो कहां भेज दिया? अरावली की पहाड़ियों में। रावत, बाघ सिंह, सज्जा और सिंहा। फिर तीसरा शाखा ना जयमल मेड़तिया। कौन कौन थे यहाँ पर? जयमल मेड़तिया को प्रभारी बनाया गया था और रावत बाघ सिंह वो चित्तौड़ के दूसरे शाखे में थे। जयमल मेड़तिया है, इसके अलावा कल्ला राठौड़ है और इसके अलावा कौन था? पत्ता सिसोदिया। इन तीनों ने आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा का जिम्मा लिया और उदय सिंह के समय चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ था? तीसरा शाखा हुआ था। यहां पर विक्रमादित्य लिखा हुआ है। विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ में दूसरा शाखा हुआ था। जरा मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। और चित्तौड़ का जब द्वितीय शाखा हुआ था तब शासक कौन थे? शासक थे महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य, ये चित्तौड़ के शासक थे महाराणा विक्रमादित्य। और केसरिया जिन्होंने किया वो कौन कौन थे? केसरिया, केसरिया आपके कांठल यानी प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह, बाघ सिंह, और बाघ सिंह का साथ दिया था सज्जा और सिंहा ने। और इस साके में जोहर जो किया था, जोहर वो किया था हाड़ी रानी कर्मावती ने।
हाड़ी रानी कौन थी? कर्मावती। कर्मावती ने क्या किया? जोहर किया। और आक्रमणकारी कौन था यहाँ पर? आक्रमणकारी आक्रमणकारी था गुजरात शासक बहादुर शाह। गुजरात शासक बहादुर शाह, शासक बहादुर शाह, ये आपके आक्रमणकारी था बहादुर शाह। और बहादुर शाह का जो सेनापति था, सेनापति, उस सेनापति का नाम था आपके रूमी खां। सेनापति कौन था? सेनापति था विद्यार्थियों रूमी खान। यही आपकी इनका तोपची था। और कर्मावती ने इस साके से पहले हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। और जिस सेठ के साथ में भेजी थी उस सेठ का नाम क्या था? पदम शाह जैन। क्या नाम था? पदम शाह जैन। ये आपके हुमायूं के पास कर्मावती की राखी लेकर गए थे। तो साके की सीक्वेंस थी, इस कारण मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए, हम इसकी चर्चा कर रहे थे चित्तौड़ के दूसरे साके की। तो यहां पर जयमल, कल्ला और कौन थे? पत्ता थे। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता नामक अपने दो सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चले गए। और किले की रक्षा करते हुए जयमल मेड़तिया, कल्ला राठौड़, पत्ता सिसोदिया वीर गति को प्राप्त बड़ी वीरता से लड़े। अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से मंत्र मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार उनकी मूर्तियां लगाई थी। कौन से किले के बाहर लगाई थी? आगरा किले के बाहर। किला कौन सा है? आगरा। कहां पर है? यूपी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, महाराणा प्रताप बड़े महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा। महाराणा प्रताप का जीवन काल जो है वो है विद्यार्थियों आपके 1572 से 97 तक। और लगभग ये आपके कितने वर्ष का हो जाता है? 7 दोगे 5, और ये हो गया आपके 25, लगभग 25 वर्ष का इनका शासनकाल होता है। किसका? महाराणा प्रताप का। और टोटल 9 मई 1540 में ये जन्मे थे कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये 57 वर्ष इनकी आयु होती है। 57 वर्ष क्या होती है? आयु। और 1572 में शासक बने तो कितने वर्ष की आयु में शासक बने थे? 32 वर्ष की आयु। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, मगर सरदारों ने इसको स्वीकार नहीं किया। जगमाल को हटाया, प्रताप को गद्दी पर बिठाया। अब जगमाल को जाहिर है कि जब पद से हटा दिया तो जगमाल किसके पास चला गया? जगमाल चला गया अकबर की सेवा में। दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और प्रताप के सामने दो मार्ग थे। या तो उनसे क्या करें? संघर्ष करें, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, सुविधापूर्ण जीवन जिए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और देश की प्रतिष्ठा बनाए रखें। महाराणा प्रताप ने सेकंड विकल्प चुना और अनेक कष्ट उठाए, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना था उन्होंने, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने कर्तव्य और विचारों से उसके सामंत जो हैं और भीलों का एक गुट बनाया। महाराणा प्रताप ने अकबर का मुकाबला करने के लिए अपने कर्तव्यों और विचारों में जो समानता रखने वाले सामंत थे उनका और भीलों का गुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। प्रताप ने प्रथम बार अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद भीलों को दिए थे और मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए गोगुंदा को महाराणा प्रताप ने क्या बनाया? निवास स्थान। और गोगुंदा में ही प्रताप का पहली बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक। और फिर ये अपनी राजधानी जो है
कहाँ स्थानांतरित कर लेते हैं? कुंभलगढ़। गोकुलदास से इन्होंने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? कुंभलगढ़ स्थानांतरित की थी। 1572 से छिंत्र के बीच 4 शिष्टमंडल जल्लाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए, जिनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? जम्मा भट्टो कहते हैं। ये शिष्टमंडल आए थे। 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी करने के लिए अजमेर पहुंचा और अजमेर के कौन से फोर्ट में योजना बनाई थी? मैगजीन फोर्ट, जो किसका किला है? अकबर का किला है। और यहाँ मान सिंह को मेवाड़ अभियान का क्या बनाया गया? सेनापति। और यहीं पर हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा तैयार होती है। कहां पर? अजमेर में। अब इसके बाद में सेना यहां से प्रस्थान करेगी। अब सेना जब प्रस्थान करती तो 18 जून 1576 को कहीं कहीं पर इतिहासकारों ने लिखा 21 जून 1576। तो ये दो अलग अलग आपके डेटेज हैं। 18 जून भी हो सकती है एग्जाम में, 21 जून भी हो सकती है। ये विद्वानों का अपना अपना मत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, इससे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का कौन था? मान सिंह। तो हल्दी घाटी का बैटल किसके बीच में हुआ? मान सिंह और प्रताप के बीच में। प्रताप की सेना के हरावल भाग यानी अग्रिम दस्ते में कौन था? हकीम खां सूर। और युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया था। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी युद्ध में। कमांडर कौन है सेना के हरावल भाग का? हकीम खां। और मुकुट किसने धारण किया? झाला बीदा ने। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया और यह युद्ध अनिर्णायक रहा। तो प्रताप और मान सिंह के बीच में जो लड़ाई लड़ेगी इसमें कोई विजेता नहीं हुआ। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा और बदायूनी ने क्या नाम दिया है? गोगुंदा का युद्ध। और टोड ने क्या नाम दिया? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारने शुरू कर दिए, यानी महाराणा प्रताप ने अब भी हार नहीं मानी थी। 1576 से 85 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, लेकिन अकबर को कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 के अंदर अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर दिया। 1580 में महाराणा प्रताप के खिलाफ सैन्य अभियान करने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना आए थे और शेरपुर जो आपके मेवाड़ का एक क्षेत्र है वहां पर उन्होंने शिविर लगाया था। तो खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। किसने? अमर सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के लड़के थे। संपूर्ण घटना की जानकारी प्रताप को मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने का आदेश दिया। यानी नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का अनुपम उदाहरण है महाराणा प्रताप की ये घटना। जब अमर सिंह वापस आपके महिलाओं को लेकर अब्दुल रहीम खान खाना के डेरे में पहुंचते हैं, तब अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा कि भाई इनको वापस लेकर कैसे आया? तो पिताजी ने अमर सिंह ने कहा कि पिताजी ने आदेश दिया था कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध जो है कार्य है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तब अब्दुल रहीम खान खाना ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में एक पंक्ति कही है कि धर रेसी रेसी धर्म खप जासी खुरमाण, धर रेसी रेसी धर्म खप जासी खुरमाण, अंबर विश्वंबर ऊपरे नेचो राखी जे राण। ये धरती रहेगी, ये आकाश रहेगा, ये सृष्टि रहेगी, ये सुल्तान जो है तुम्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है वो सारी व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन इस सृष्टि पर और इस धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा, क्योंकि तुमने जो उदाहरण दिया है ऐसा इतिहास में बहुत कम मिलता है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण करके कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी जो थे सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। तो सुल्तान खान जो है वो अकबर का काका था
और दिवेर की जो चौकी है, दिवेर की चौकी वर्तमान में राजसमंद में आती है, उसका थानेदार था। दिवेर विजय के बाद पर्वतीय भाग पर अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी और इसी कारण कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का क्या कहा था? मैराथन कहा था विद्यार्थियों। अब इसके बाद में आगे चलते हैं तो 1585 के बाद में कौन सा घटनाक्रम होता है? 1585 के बाद में अकबर ने मेवाड़ की तरफ अभियान नहीं भेजा। अकबर का 1584 में अंतिम अभियान जाता है और अंतिम अभियान का कमांडर था अकबर के जगन्नाथ कछवा, और ये भी वापस लौट कर नहीं आते, इनकी मांडलगढ़ में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1585 के बाद में अकबर ने कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। 1585-97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर अधिकार कर लिया। ये ध्यान रखना, 1585 के बाद से लगाकर अपने जीवन पर्यंत प्रताप 2 क्षेत्र नहीं जीत पाए। कौन से क्षेत्र नहीं जीत पाए थे? चित्तौड़ और मांडलगढ़। बाकी सभी क्षेत्रों पर महाराणा प्रताप ने पुनः कब्जा कर लिया। चावंड को राजधानी बनाया और राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बांडोली नामक स्थान पर प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और एक बांध है केजड़ बांध। प्रताप के संबंध में टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप की किसी वीर कार्य या उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। कि जो अरावली पर्वतमाला है वो प्रताप की वीरता की गाथा कहती है। हल्दी घाटी को टोड ने थर्मोपोली कहा है मेवाड़ की, और दिवेर को मेवाड़ का क्या कहा है? मैराथन। अब राणा अमर सिंह जो प्रताप के पुत्र थे 1597 से 1620 तक राज करते हैं। शासन के उपरांत मुगल आक्रमण का सामना इनको भी करना पड़ा। अकबर ने भी जो है अमर सिंह के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया और उसके बाद जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा 1613 में, और आगे चलकर अमर सिंह और जहांगीर के बीच में 1615 में एक संधि होती है जिसे मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जाना जाता है। शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। उसने मेवाड़ में लूटमार की, आगजनी की, और इसके बाद में अगर हम देखें तो संकट की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि मेवाड़ के सामंत अब युद्ध से उब गए थे और उनकी जागीरें भी क्या हो चुकी थी? वीरान। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह जो अमर सिंह के लड़के थे उनको समझाया, अपने पक्ष में करके राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा, मुगलों से संधि की स्वीकृति दे दी। और ये मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 16 आपके फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी विद्यार्थियों। कब हुई थी? फरवरी 1615 में। चित्तौड़गढ़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। और अमर सिंह ने इस कार्य से आपके दुखी होकर स्वयं को राजकार्य से क्या कर लिया? विरक्त कर लिया। और ये जहांगीर के जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। गोहिल वंश के आपके इस अध्याय के अंदर जो अंतिम शासक आते हैं वो है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जिन्हें विजय कटकातो कहा जाता है। 1652 से 80 तक का इनका शासनकाल है। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य करने का निश्चय किया। हालांकि चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य राज सिंह के पिताजी ने शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने युद्ध स्तर पर इस कार्य को संचालित किया। मुगल सम्राट कौन है इनके समय? शाहजहां है। कौन है? शाहजहां। जब शाहजहां को पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 1615 की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों का क्या है? उल्लंघन है। तो चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सैनिक भेजे। किसकी नेतृत्व में? सादुल्ला खान के नेतृत्व में। राज सिंह मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया और मुगल सेना ने
चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। हालांकि बड़ा दुख हुआ राज सिंह को, कितनी मेहनत से बनाया, सादुल्ला खां आया तोड़कर चला गया। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, समय पलटता है। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। औरंगजेब के 4 लड़कों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें एक सुजाह, एक मुराद, एक दारा शिको और एक औरंगजेब। अब राज सिंह के पास में जो औरंगजेब था, उसने शाहजहां ने जो किया था उसकी भरपाई करने का अच्छा मौका मिल गया। मगर महाराणा ने किसी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। जब ये शाहजहां के चारों पुत्र आपस में लड़ने लगे राज सिंहासन के लिए, चारों ने ही महाराणा से सहायता मांगी, लेकिन महाराणा ने किसी को स्पष्ट सहायता नहीं दी। कहा बस तुम संघर्ष जारी रखो, मैं आ रहा हूं। औरंगजेब जब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसके संबंध राज सिंह से अच्छे थे, लेकिन राज सिंह से औरंगजेब के संबंध क्या थे? अच्छे थे। तो औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 की जात और सवार का क्या दिया? मनसब दिया। मनसबदारी व्यवस्था भारत में किसने शुरू की थी? अकबर ने। किंतु कहते हैं कि औरंगजेब और राज सिंह के बीच किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के विवाह को लेकर जो है वो मतभेद हो गए, क्योंकि औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहते थे, जबकि चारुमती राज सिंह से शादी करना चाहती थी। विवाह करके राज सिंह ने 1660 में औरंगजेब को क्या कर दिया? अप्रसन्न कर दिया, यानी औरंगजेब और राज सिंह के बीच में मतभेद हो गए। 1679 में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया। जजिया कर लगाया तो राज सिंह ने लेटर लिखकर औरंगजेब को जो है समझाने की कोशिश की कि आप इस प्रकार से जो है जजिया कर न लगाएं, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था। मुगल और मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया और 1680 में महाराणा राज सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। महाराणा राज सिंह ने अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से गोमती नदी पर पानी को रोककर क्या बनाई थी? राजसमंद झील बनाई थी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख, जो राजसमुद्र झील है गोमती नदी पर, उसकी उत्तरी पाल क्या कहलाती है? नौचौकी कहलाती है। ये उत्तरी पाल है। कौन सी पाल है? उत्तरी पाल, इसको नौचौकी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख लिखा गया, जो किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट द्वारा। इसमें साथ में कौन है आपके? इसके पुत्र कृष्ण भट्ट भी है और रणछोड़ भट्ट इसमें मूल है। और ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है और इससे पत्थर पर लिखा गया संसार का सबसे बड़ा इतिहास माना जाता है। पत्थर पर लिखा संसार का सबसे बड़ा इतिहास है कौन सा? राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। तो ये था विद्यार्थियों आज का कालांश। मैंने एक जगह कृष्ण भट्ट के लिख रखा है, तो वो आप करेक्शन कर लेना, रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इनके बाद में आएगा कृष्ण भट्ट। हालांकि थोड़ा बहुत योगदान था क्योंकि इन्हीं का वंशज है, लेकिन मूल राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी आपके जो कालांश है, इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। और अगर कालांश पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को विद्यार्थियों सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।